आवाज़ और तस्वीर की दुनिया को आरज़ दानिश का प्यारा खुलूस बरादाब और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कहते हैं औरत हमारी सोसाइटी में एक वो नाम है जो अगर चाहे तो एक घर को घर बना सकती है, और अगर उसे सपोर्ट मिले तो शायद वो घर नहीं बल्कि पूरे माशरे को उस लेवल तक लेके जा सकती है जहाँ तक लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि औरत का दर्जा हर रिलीजन में इतना बुलंद रखा है कि शायद हम कहीं ना कहीं उनके हकूक़ों को, उनके राइट्स को भूलते हैं, छोड़ते हैं और उन्हें इस लेवल तक तंग करते हैं कि जहाँ तक वो सोचते भी नहीं हैं। आज इसी चीज़ के ऊपर हमारे साथ हमारे इस कुफवारा की कुछ ऐसे ही वुमेन्स अचीवर्स बैठी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे खुद को रिप्रेजेंट किया है। वो सोसाइटी की हार्श चीज़ें, वो लोगों की बातें, वो हर एक दर्द उन्होंने देखा है। मगर क्या ये सब चीज़ें औरत को कितना मजबूत बनाती हैं या उसको गिराती हैं? आज हम जानेंगे इन सभी वुमेन से क्या विचार हैं इनके इन चीज़ों के ऊपर। और ख़ासकर आज हम एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वो है दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट। उस चीज़ को लेके आजकल की जो नई जनरेशन है, जो आजकल की यंग गर्ल्स हैं, उनको लेके क्या विचार हैं इनके, और उनको अपने प्लेटफॉर्म तक या जो वो सपने देखती हैं वहाँ तक ले जाने के लिए क्या क्या उनको एफर्ट्स चाहिए, कितना उनको उस रास्ते पे चलना पड़ता है, कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, ये सब हम जानेंगे इनसे। सबसे पहले आज हमारे साथ इस ग्रुप डिस्कशन में है मायमुना अख्तर जी, और उसके बाद हमारे साथ हैं रीबू हसन जी, और उसके बाद रेहाना रसूल जी, फिर सलीका तारिक जी, सीरत अशरफ, अदीबा शफीक और सादिया अल्ताफ। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब ने अपनी अपनी लाइफ में जिस स्टेज तक आप पहुंची हैं, आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी, कुछ ना कुछ सोसाइटी का प्रेशर फेस किया होगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा एजुकेशन के हिसाब से। सबसे पहले हम एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं। क्या आज के दौर में लड़कियों के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है? तो अगर ज़रूरी है तो वो क्यों ज़रूरी है? मैमूना जी, सबसे पहले मैं आपसे। जी, गर्ल्स एजुकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो। एजुकेशन सिर्फ गर्ल्स को एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ही नहीं बल्कि वो उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाती है, उनको उनके लिए अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वो सही गलत में फ़र्क करना जानती हैं, अपनी सोसाइटी में उनकी क्या अहमियत है वो जानती हैं, और वो किस तरह से अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए, बल्कि सोसाइटी के लिए भी वो कितना आगे अपना कुछ कर सकती हैं। वो तभी मुमकिन हो सकता है जब एक वुमेन एजुकेटेड होगी। आपने ये सुना ही होगा, व्हेन यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट जनरेशन, है ना? बिल्कुल, जब आप एक लड़की को तालीम देते हैं तो वो एक पूरी कौम को आप तालीम देते हैं। बिल्कुल। औरत एक चीज़ भी ऐसी है कि अगर वो एक उसको पढ़ाया जाए तो वो सिर्फ वो खुद नहीं पढ़ती बल्कि वो जनरेशन्स को पढ़ा देती, वो पूरे घर का निज़ाम बदल देती है। उसके बाद हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ में, है ना, जैसे दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ तक शायद एजुकेशन की आज भी कमी है। कई गांव ऐसे हैं जहाँ तक शायद कहीं ना कहीं पर लड़कियों को आज भी स्कूल के लिए नहीं भेजते हैं, माँ बाप डरते हैं, या वहाँ पर एजुकेशन की कमी है। उस लिहाज से आपके क्या विचार हैं? अदीबा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। रूरल एरियाज़ में फ़िलहाल, अर्बन का हम देखें वहाँ पे एक्सेप्टेंस आ गई है, बट रूरल एरियाज़ में अभी भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है। एक तो पेरेंट्स का कंसर्न रहता है लड़की की सेफ्टी को लेके पब्लिक स्पेसेस में, ट्रांसपोर्ट में, और उसके अलावा यहाँ पे एक माइंडसेट है लोगों का जो कि मतलब उनको लगता है कि अगर वो अपने लड़कों को पढ़ा रहे हैं तो उनको फ्यूचर में वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, वाइल एज लड़की का उनको लगता है कि वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती, वो वैसे भी दूसरे घर जा रही है। बट वो सही नहीं है, क्योंकि एट द एंड जो आज हम देख रहे हैं तो लड़की भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है अपने पेरेंट्स को और उनका नाम रोशन कर सकती है। अच्छा, मैं आता हूँ उसके बाद, अगर हम पेरेंट्स को मोटिवेट करें, ठीक है, तो गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, तो क्या उन्हें इस चीज़ को देखना चाहिए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि आज के टाइम पे हम जितनी इंपॉर्टेंस लड़के को देते हैं, जितनी हम प्रायोरिटी लड़के को देते हैं एजुकेशन में, क्या उतना हक लड़की को भी मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, मतलब एक लड़की को ये हक ज़रूर मिलना चाहिए कि अगर एक लड़की को मिल रहा है कि मतलब एजुकेशन के लिए, कि मतलब वो जा रहा है एजुकेशन के लिए, तो एक लड़की को भी वो हक मिलना चाहिए
क्योंकि आजकल सिर्फ लड़के ही नहीं है जो आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम आजकल की जनरेशन की बात करेंगे तो ज़्यादा लड़कियां ही आगे हैं आज, अगर हम देखेंगे तो। उस लिहाज से एक पेरेंट्स को ये जहन में रखना चाहिए कि मतलब लड़कियों को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर लड़कियों को उनके राइट्स का पता नहीं चलता है ना। देर आर लॉट ऑफ एरियाज, अगर हम देखें देर आर लॉट ऑफ विलेज जहाँ पर अब भी जितने हम वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बात करते हैं, वहाँ पर उनको वो इंफॉर्मेशन हम कहें या बहुत सारी ऐसी जो स्कीम्स चलती हैं लड़कियों के रिलेटेड, वो वहाँ तक नहीं उनको पहुँच पाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा रिबू जी, आप एक कोच रही हैं फुटबॉल टीम की, ये यंगेस्ट कोच रही हैं आप, कितना कुछ आपने फेस किया है। मतलब जब आप ग्राउंड में उतरती थी, आपने ग्राउंड में जब ट्राउज़र या ट्रैक पहन के तो लोग आपको देखते थे, तो पहले मैं वो जानना चाहूँगा कि लोगों के कमेंट्स क्या होते थे। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो ही लड़की किसी भी फील्ड में आगे आ जाती है तो उसको ये सब फेस करना ही पड़ता है। बिकॉज अगर देखा जाए जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो ये रोल है ना, जो मतलब यूएन ने कब इस पे स्टार्ट किया काम करना, वो है 1970s में, लेकिन इसको लागू किया गया 1975 में। बिल्कुल। तो वो इसलिए क्योंकि उनको भी लगा कि एक लड़की जो वो रोल अदा कर रही है सोसाइटी में, वो कितना इम्पॉर्टेंट है, उससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है हमारी सोसाइटी के लिए। बिकॉज एक जो वुमेन है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर वो एज अ कोच काम कर रही है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंट्स जो भी है वो, तो उनको भी लगा कि नहीं, इसमें हमें इनको रोल देना चाहिए, इक्वालिटी देनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी की बात करें, चॉइसेस की बात करें, हर किसी एंगल में लड़की को इक्वली ट्रीट किया जाए। दैट्स वाई जो ये वुमेन एम्पावरमेंट है इसका आगाज़ किया गया। और लेकिन हमारी इंडिया में 1990s में हुआ। क्योंकि अब मतलब हम समझ सकते हैं कि हम अभी कितना पीछे हैं उस चीज़ से। फिर भी मैं बोल रही हूँ, शुक्र है कि अगर चलो अर्बन एरियाज़ में तो एक्सेप्टेंस है, इस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। गाँव में अभी मतलब उतना नहीं, जैसे कि फारफिलिंग एरियाज़ की बात करें हम, वहाँ पे अभी मतलब अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के लिए कि लड़की को कितना पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मतलब जो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो किस चीज़ से आ जाएगी। अगर जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि जो ही आप ग्राउंड में जाती थी तो ऐसा क्या माहौल बनता था, बिल्कुल मैंने भी हार्श से कि मैंने भी फेस किया है। जो ही हम जाते थे ग्राउंड में तो मतलब तार के देखते थे सारे लड़के, इवन के लड़कियाँ भी। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं घर से निकलती थी, मुझे अब्बाया पहन के जाना पड़ता था, मतलब उसके अंदर से ट्रैक सूट लगा के जाना पड़ता था, ताकि मैं सोसाइटी के साथ साथ अपने पेरेंट्स को, जो मतलब ये है कि उनकी जो पेरेंटिंग है उसको कोई ठेस ना पहुँचे। बैलेंस बोथ थिंग्स या। तो धीरे धीरे हो कि उनको भी लगा कि नहीं, जब ये कर सकती हम क्यों नहीं कर सकते। उन्हीं के बच्चे फिर मेरे पास आते थे गाइडेंस के लिए, कैसे आगे जा सकते, कौन सा कोर्स रहता है। वो इसलिए जब मैं एजुकेटेड थी, जब मैंने कोई स्टेप उठाया था, लेकिन उसमें भी बात है पेरेंट्स सपोर्ट की। अगर पेरेंट्स, हाँ, वो बहुत ही ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंट इस पेरेंट्स सपोर्टिंग। अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करता एक बच्चे को तो मुझे नहीं लगता कोई भी विमेन एम्पावर हो जाएगी। एम्पावरमेंट का मतलब ही है आप एक लड़की को उसका एक हक दे रहे हो, हुकूक दे रहे हो, उसको आप आगाह कर रहे हो। यू आर अवेयर द वुमेन व्हाट इज योर राइट्स, वैल्यूज, एंड ऑब्वियसली शी कैन स्टैंड अप एंड शी कैन रेज वॉइस अगेंस्ट वायलेंस। और जो भी सोसाइटल जो नॉर्म्स रहते हैं उसके खिलाफ बात कर सकती है कि इस चीज़ में मुझे इक्वालिटी नहीं मिल रही है, इस चीज़ में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज वी मैन एंड वीमेन आर बोथ इक्वल, तो हमें क्यों नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ अवेयर करने के लिए हमें घर घर जाके ये प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नहीं, ये हकीकत बात है कि अगर हम देखें देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद हम लड़के फेस नहीं करते हैं, बट जो जितनी गर्ल्स फेस करती है ये हम मतलब हमारी आंखों के सामने की बात है। और उसके बाद अगर हम देखें कि जब एक लड़की किसी फील्ड में जाती है तो लोग उसको ताने मारते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसके पेरेंट के ऊपर आवाज उठाते हैं, एंड एट द एंड जब वही लड़की कामयाब हो जाती है वही लोग आके उनको कंग्रेचुलेट भी करते हैं, और आफ्टर दैट वही लोग उनको ये बोलते हैं कि आप हमारी बेटी को भी ऐसी गाइडेंस कीजिए, आप हमारी बेटी को भी सिखाइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुंची। तो मतलब वो है ना कि लोगों का काम है, चार लोग बात करेंगे तो उनका काम यह बातें करना।
तो फिर भी मतलब आई सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू कि आपने हर एक ने अपनी अपनी फील्ड में जाके खुद को रिप्रेजेंट किया है। दैट्स वेरी मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट हाँ, चलते हैं रिहाना जी के पास। रिहाना जी, आप एक यंग फुटबॉल प्लेयर हैं, तो आप मुझे बताइए क्या कुछ आपने फेस किया है। फर्स्टली अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आज का ये प्रोग्राम हो रहा है इधर वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बोलूँगी, उसके बाद अपने बारे में। पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो औरतों की तालीम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि औरत जो है वो अपनी सोसाइटी में अपने हक को पहचाने। किसी ने क्या खूब कहा है, एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम होती है और एक औरत की तालीम एक ख़ानदान की तालीम होती है। एक खानदान की तालीम कैसे हो सकती है जब एक लड़की अपने मतलब उसको अपने ही घर में नहीं रहना है, उसको शादी के बाद दूसरे घर में जाना तो पड़ता है। उसके बाद जब एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों को गाइडेंस करेगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी। एक मर्द जो होता है मतलब सारे मर्द नहीं होंगे बिजनेसमैन, अपने काम से सुबह तो निकल जाते हैं। जो बच्चे घर में होते हैं, अगर एक औरत पढ़ी लिखी होगी, अगर एक माँ पढ़ी लिखी होगी, तब वो पहला जो स्कूल होता है बच्चे के लिए वो उसकी माँ होती है। वो उस टीचर उसका मतलब पहले तो उसकी माँ ही उसकी टीचर होती है। वो उसको सिखाएगी गलत और सही में क्या फर्क है। उसके बाद जो लड़की है, मतलब लड़की को हक मिलना चाहिए। जब लड़कों को हक मिलता है पढ़ाई के लिए तो लड़कियों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि आजकल की जो फैमिली है, आधी फैमिली ऐसे, मैंने भी ऐसी फैमिली देखी है जो बोलते हैं कि लड़के पढ़ेंगे ये कुछ करेंगे हमारे लिए। पर ये वो सोचनी चाहिए जब लड़की कुछ करेगी तब ये भी हमारे लिए कुछ कर सकती है। वो बोलते हैं कि लड़के पढ़ेंगे, लड़कियां नहीं पढ़ेंगे, पर लड़कियां भी पढ़ सकती है, लड़कियां भी किसी फील्ड में जा सकती है। मैं खुद भी एक लड़की हूँ, मैं एक हॉकी प्लेयर हूँ। नेशनल लेवल पे मैंने अपने मतलब कुपवारा को रिप्रेजेंट किया है। मैंने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, मुझे सोसाइटी की बातें भी फेस करनी पड़ी, मुझे कभी कभी घर वालों ने भी ताने मारे, मगर जो मेरी कोच थी इसने मुझे सपोर्ट किया, कोई नहीं मुझे भी ऐसा फेस करना पड़ा, आप आगे बढ़ो, आप पीछे मत हटो। मतलब आपने जो कदम, मतलब मैंने जब इस फील्ड में पहला कदम डाला तो मैंने कहा अब मैंने डाला है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर मुझे देखना है तो आगे देखना है। आगे क्या है, जब मैं आगे बढ़ूंगी तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। कभी कभी मैं पीछे मतलब जब मैं सोने जाती थी तब मैं पीछे पीछे कभी मतलब सोते टाइम इंसान सब कुछ याद आता है इंसान का अपना पास। फिर मैं सोचती थी, मुझे अपनी फैमिली भी किसी टाइम ऐसे ताने मारती, मैं रोती थी, बहुत रोया है मैंने। पर फिर मुझे अपने पापा ने, अपनी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। एक लड़की के लिए अपने घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अपने घर वाले ही एक लड़की को सपोर्ट ना करे तो एक लड़की कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो लड़की जो है ना, जब उसको घर वाले सपोर्ट नहीं करते, वो अपने ख्वाबों को अंदर ही अंदर मार देती है। वो ऐसे ऐसे ख्वाबों को मार देती हैं जिन ख्वाबों को वो कभी किसी के सामने बोल ही नहीं सकती हैं। वो फिर अंदर ही अंदर बोलती हैं, इससे बेहतर था मैं घर से भाग जाती, मैं खुद अपने ख्वाब अपने शौक पूरे करती। अगर वो घर से भाग जाए फिर अपने बाप की, अपने माँ की इज्जत तो गिरा ही लेगी। इसलिए मेरी यही एडवाइस रहेगी फैमिली, मतलब सारे पेरेंट्स के लिए, अपनी लड़कियों को सपोर्ट करो, अपनी लड़कियों को घर से भेजो। सारी लड़कियां सेम नहीं होती हैं, क्योंकि लड़कियां भी कुछ कर सकती है। लड़कियों को भेजो। जब लड़कों को हक मिलता है पढ़ाई के लिए, खेलने के लिए, लड़कियों को भी मिलना चाहिए वो हक। बिल्कुल, आपने मतलब आई एम सरप्राइज्ड। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। हमारी सोसाइटी में क्या होता है ना, जब लड़के कोई गलती करते हैं तो उसकी सज़ा सिर्फ वो एक लड़का उठाता है। अगर हमारे मुआशरे में किसी एक लड़की से गलती हो जाती है तो पूरी लड़कियों को सज़ा, हाँ दैट्स सब पे फिर वो सज़ा लागू हो जाती है। नहीं, बहुत ही छोटी सोच है नहीं, बिल्कुल। आई एम सरप्राइज्ड के मतलब मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मेरे सामने ऐसी लड़कियां बैठी हैं और इनकी मतलब सोच है। मतलब आई सैल्यूट एवरी वन ऑफ यू। सलीका जी, आपके पास चलते हैं। सीरत जी भी बैठी हैं। पहले मैं सीरत जी के पास आता हूँ। सीरत जी, देखिए हम अक्सर ये चीज़ कहते हैं ना कि फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है एक लड़की को, क्योंकि लड़का बचपन से ही अपने दोस्त बनाता है, बाहर निकलता है, सोसाइटी में होता है, फ्रेंड्स होते हैं, उन सब के साथ होता है। बट लड़की घर पे रहती है, ठीक है, तो अगर वो घर से निकलती है, स्कूल जाती है, दोस्त बहुत कम बनाती है, या उसकी जो गर्ल्स फ्रेंड रहती हैं बहुत कम रहती है ना। लड़कियां मतलब नॉर्मली 1 2 3 वो फ्रेंड बनाएगी अपनी। मेन चीज होती है कि हमेशा कहा जाता है कि माँ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि अगर माँ और बेटी की दोस्ती हो
अगर वो एक दोस्त बन के रहें, तो शायद बेटी कभी कोई भी गलत रास्ता नहीं इख्तियार करती है। तो इस चीज के ऊपर आपके क्या विचार हैं और क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज के ऊपर? Firstly, Assalamu alaikum, everyone. माँ, like if we call say कि माँ, एक माँ का बहुत ही बड़ा रोल होता है एक लड़की की लाइफ में। Obviously. Because obviously कि उनको पता होता है कि what a girl has to face in society. लड़की को क्या ही बचपन से फेस किया जाता है अपनी फैमिली की वजह से। पहले ही घर से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होती है, वो तुम्हारा भाई, उसको वो मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। अ मदर नोज एवरीथिंग, उसको ये भी फेस करना है, बाहर सोसाइटी का भी फेस करना है, स्कूल जाएगी वहाँ पे भी क्लास में भी डिस्क्रिमिनेशन होती ही होती है इन एवरी फील्ड। तो इफ़ आजकल की सोसाइटी में जहाँ डिस्क्रिमिनेशन ऑन पीक है, वायलेंस है, वहाँ पर अगर एक माँ अपनी बेटी का सहारा बनती है, शी बिकेम्स द सपोर्ट ऑफ हर ओन चाइल्ड गर्ल, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी लड़की है जो अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकती। Obviously. इफ़ आई शेयर माई ओन एक्सपीरियंस व्हेन आई केम इनटू स्पीकिंग, मैं एक स्पीकर हूँ, लाइक मोस्टली स्पीकिंग में हूँ, आई एम नॉट इन स्पोर्ट्स और एनीथिंग। तो पहली मैं उस खानदान से बिलोंग करती थी जहाँ की लड़कियाँ है ही नहीं बाहर। आई एम द फर्स्ट गर्ल, लाइक पूरे खानदान में से मैं पहली लड़की हूँ जिसको सोसाइटी, बाहर की सोसाइटी जानती है, जिसके बाप को उसके नाम से जाना जाता है। हाँ, लाइक ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे मैं बाप आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुकूंगा, बोल दिएगा मैं किसी फील्ड से नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं वो नहीं हूँ। आपके पास जो टैलेंट है ना, यकीन मानिए किसी के पास नहीं होता, और ये जिसके पास होता है ना वो बहुत रेयर होता आप है। सिर्फ स्पोर्ट्स अपनी आवाज नहीं है, आप तमाम लड़कियों की आवाज, मतलब आप इस समय, मैं कहूँगा आप पूरे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी गर्ल्स है ना, आप उनकी पावर हो, है ना, आप उनकी आवाज हो। आप ये मत सोचो कि यहाँ मैं सीरत बोल रही है, नहीं, यहाँ सीरत नहीं बोल रही है, यहाँ पूरे कुपवाड़ा की लड़कियां बोल रही है। प्लीज कंटिन्यू। तो उस दिन जब लाइक व्हेन आई केम इन दिस फील्ड, एवरीवन गिव्स मी टॉन्ट्स के सोसाइटी लोग, लाइक हमारे खानदान से किसी लड़की ने ग्रेजुएशन की, उसको कोई जानता ही नहीं है, हाउ कैन यू गो ऑन द स्टेज, ऐसी ही जाती हो रैंडमली, कोई भी तुम्हें बुलाता है कि यहाँ पे माइक पे बोलो एंड तुम जाती हो। माई फादर केम टू मी, बोला कि बेटा प्लीज, मुझे नहीं, मैं नहीं जानता किसी को, मुझे कोई नहीं जानता एंड मैं नहीं इन सोसाइटी के चौंचलों में पड़ सकता। लाइक ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन वेरी शाई टू सोसाइटी, सोसाइटी से उसका ये कुछ है नहीं। मैंने बोला कि पापा मैं कुछ गलत नहीं कर, I just want to raise my voice. I'm just against the discrimination which you people are giving me. I'm just against the violence the society is giving to the girls. तो मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। There my mom came. She came. Alhamdulillah, she supported me everything. And here I want to say thank you so much, mom, कि आपने मुझे support किया। I'm here. It's all because of her. यहाँ पे हर उस माँ को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मुझे यहाँ पे अभी सर ने बोला कि इस टाइम आप नहीं बोल रही हो, आप एक पूरी कुफारे की लड़कियों के बदले बोल रही हो, ये तब है जब मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया। एक माँ का बहुत ही बड़ा रोल होता है। सोसाइटी ने मेरी माँ को इतने टॉन्ट्स दिए, बोला कि चशी कोर बनो मत, लाइक इन कश्मीरी से चशी कोर बनो मत, सुमोइनो चशी कोर बनो मत, लड़का तुम्हारा एक बेटा है तुम उसको ध्यान नहीं देती हो। एंड माई मॉम केम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बोला कि मेरा बेटा है लेकिन मेरी बेटी भी है। मैं नहीं कहूँगी कि मैं अपनी बेटी को अपना बेटा बनाना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। That's very important ना, मतलब That's we important want, कि majority of the family says कि हाँ हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरा बेटा बने। Why not they say कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बने जो मेरा नाम फखर से। हाँ ऑब्वियसली, मतलब मोस्ट ऑफ द डायलॉग हम सुनते हैं ना कि यार मेरी बेटी ने मेरा बेटा बन गया, मुझे मेरा देखा है। तो बेटा बन क्यों, मतलब वो बेटी क्यों के बन के क्यों नहीं दिखा सकती Why can't you है ना, represent मतलब how you ये feel? that's कि क्यों किया जाता है, मतलब है ना, मतलब अगर आप देखो हम बात करते हैं यार लड़कियां किसी भी फील्ड में नहीं है। आज कौन सी ऐसी फील्ड है जहां लड़की नहीं है, मतलब मुझे कोई एक फील्ड गिना दो जिसमें मैं कहीं बोलूं कि यहाँ लड़की नहीं है वहां पर। मतलब आज अगर हम देखें लड़कों से ज्यादा लड़कियां हर एक फील्ड में टॉप कर रही हैं, वो आगे जा रही हैं, बट फिर भी हमारी सोसाइटी में कई ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे गांव भी हैं जहां पर आज भी लड़कियों को उनके हकूक से महरूम रखा जाता है, उनके हकूक से उनको दूर रखा जाता है। जो चीज़ें उन तक पहुंचनी चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। और ये मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी, और सोसाइटी की यही लोग जब इनको अपना सर्विसेज, अपनी जो घर की औरतें होती हैं उनको सर्विस देने के लिए कहीं पे जैसे कि डॉक्टर्स के पास जाना होता है, वहाँ पे इनको लेडी डॉक्टर चाहिए होती है अपनी उनको देखने के लिए, ट्यूशंस भेजो या फिर स्कूल भेजो, वहाँ पे औरतें चाहिए होती है। बट हाँ अब जब जा रही है उनको ये
दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये पैट्रियार्की सोसाइटी जो है ये ये सेंचुरी से बड़ा चलती आई ये है। बड़ा कॉमन अपने मतलब के लिए उनको तो चाहिए, बट हाँ जब कोई और अच्छा कर रहा है तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, एंड दे ट्राई टू ड्रैग देम डाउन, हाँ। है ना। ये वर्ड बहुत कॉमन है। मैंने मतलब हमने भी ये चीज देखी है कि हम अगर किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वी वांट लेडी डॉक्टर, है ना, हमें असिस्ट करने के लिए एक लेडी डॉक्टर चाहिए ना, बट अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बनाएंगे। ये है। सो ओके, लेट्स कंटिन्यू। सलीका जी, सलीका तारिक एक ऐसा नाम हमारे कुफवारा का जिसने आई थिंक इन एवरी फील्ड इन एवरी स्पोर्ट्स में आपने एक अपना वो छाप छोड़ी है, एंड नाउ यू बिकम अ ऑथर। मतलब इट्स ग्रेट कि आपने एक किताब लिखी है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। क्या यहाँ तक सलीका तारिक को पहुंचने के लिए कितना कुछ सोसाइटी का, ऑब्वियसली मतलब वी नो ईच एंड एवरीथिंग के आपने कुछ ना कुछ तो फेस किया ही होगा, आपने वो सारी चीजें वो हार्श टाइम देखा होगा। अपने पापा, आई नो आपके पापा आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई विश कि हर एक लड़की के पापा आपके पापा के जैसे हों कि जिस तरह से वो आपको सपोर्ट करते हैं। और कितना कुछ उन्होंने भी फेस किया होगा, आपने भी फेस किया होगा, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। और इस टॉपिक के ऊपर जरूर कि वुमेन्स के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आपके हिसाब से होनी चाहिए। अभी बहुत सारी टॉपिक्स हमारे पास, पहले शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जैसे सलाम। कि आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम सालिका तारिक है। आई एम अ नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन वुशु एंड currently I have published my own 2 books, Winds of the Silent Storm and The Fire No One Saw, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात करेंगे कि मैंने क्या क्या फेस किया यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही पहुँचते हैं ना, तो वहाँ तक भी हमें वो चीज़ें फेस करनी पड़ती है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल लेवल तक गई हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया, आई जस्ट शेयर माई जर्नी विद यू। जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं 3rd में पढ़ती थी एंड ऐसे ही जाती थी। लाइक मेरा कोई शौक नहीं था पहले, ऑनेस्टली। माई पापा वाज अ बॉक्सर, ओके। सो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम्हें सीखना है। बचपन से मुझे ऐसे ट्रीट किया गया कि जैसे मैं एक लड़का थी घर में, मुझे कोई बोलता ही नहीं था कि ये लड़की है। दंगल आमिर खान, दंगल आमिर खान, है ना। तो पापा आए, मुझे बोला कि यू हैव टू चूज दिस, तुम्हें करना ही करना है। तो मैंने बोला, तब तक मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे ऐसा होता भी है, ये पता भी नहीं था मुझे कि होता क्या है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे पता भी नहीं है ये क्या है, ना यहाँ पे कोई कोच है। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा जब तक तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगे, उसके बाद से तुम्हारा एडमिशन करेंगे किसी ऐसे कोचिंग में, तो ठीक है। वो मुझे रोज थोड़ा थोड़ा सा सिखाते थे। इवन कभी कभी मुझे पंच पड़ता था तो मम्मा उनको डांट देती थी कि तुम इसको मार के ही रहोगे। तो पापा बोलते थे कि नहीं, इसको स्ट्रांग बनना है तो इसको फेस करना ही पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो मैंने कंटिन्यू किया जब तक मैं 5th में पहुंची। 5th में मैं स्टार्ट किया मैंने शार्लटेन में, हमारा 2 किलो फोर्स में हमारा फाइट था किक बॉक्सिंग का। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने 2 फाइट्स जीती अच्छे से। तीसरी फाइट जब थी तो मुझे नाक पे पंच पड़ा एंड माय नोज वाज ब्लीडिंग। मतलब मैं सोच रही हूँ, मैं परेशान हो गई कि घर में तो पापा ने ऐसे ऐसे सिखाया था, ये यहाँ क्या हो रहा है, खून ही खून। तो वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। मैं आई घर तो रोज घर में मुझे ये सुनने को मिलता जब मैं रास्ते से चलती थी, ये क्या, ये ट्रैक सूट्स लगा के जाती है, ये लड़कों का काम है, इसको क्या है इस फील्ड में, ये दर फदर गमज कशिर पर ना, ये दर फदर गमज, इसका काम ही नहीं है, ये पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छा पढ़ती है पढ़ाई पे ध्यान दो, इसी में आगे जाओ, ये मत करो वो मत करो। लाइक मैं सुनती गई। पहले मुझे घर में बोला कि कोई बात नहीं, इग्नोर करो। लेकिन फिर टॉन्ट्स इस हद तक बढ़ गए कि मैं सोच रही थी कि मैं गेम छोड़ दूंगी। मैंने ऐसे ही प्लान किया था कि नहीं मैं छोड़ूंगी। मैंने घर में बोला कि मैं अब नहीं खेलूंगी। उन्होंने बोला क्यों नहीं खेलूंगी, मैंने बोला कि नहीं मुझे ऐसे पढ़ाई में लैक हो रहा है, ये हो रहा है। बट मेरे घर वाले, मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि नहीं आप जाओ जहाँ पे आपको सपोर्ट की जरूरत है। आप ऐसा समझो कि अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ होगी, आपके मम्मा और पापा आपके साथ हमेशा खड़े होंगे। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं गई स्टेट में, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया। तो गई मैं नेशनल के लिए, पहला नेशनल मैंने खेला है महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे मेरी 5-6 फाइट्स हुई एंड हीट स्ट्रोक की वजह से मैं मतलब बेहोश हो जाती थी, बट स्टिल आई स्टूड अप एंड मैंने सारी फाइट्स जीत के वहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया सारे स्टेट्स बाहर आके, एंड आई बिकेम द चैंपियन ऑफ चैंपियन देयर। सो जब मैं वहाँ से घर आई, अब मैं घर में आ रही हूँ, अब मुझे पता है कि लोगों को क्या ये तो ऐसे भी टॉन्ट्स देते हैं, अब भी देंगे। अब मतलब न्यूज़ में आया कि ऐसे फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, फीमेल गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ट्रहगाम कुपवारा। अब मैं घर आई तो मैं घर में देख रही हूँ पूरे लोग जमा मैं परेशान हो गई। एग्जैक्टली मैं परेशान हो गई कि मतलब ये तो वही है ना जो मेरे पीछे बोलते थे, ये दर फदर हुई है, ये घूमने जा रही है, क्या कर रही है, ऐसे क्यों पहने कपड़े, इसको क्या है, खेल खिला रही। मैं ऐसे परेशान हूँ कि मैं पापा के पास गई था। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या, वो मुझे बोल रहे आप थोड़ा सा वेट करो, आप देखो। तो वही लोग आके पापा को बोल रहे, ये नहीं बोल रहे कि आपकी बेटी ने हमारा नाम रोशन किया।
ये हमारी बेटी है, इसने हमारा नाम रोशन ऑब्वियस लास्ट में तो यही है, मैंने बोला ना, ये वही लोग, ये वही लोग होते हैं जो पहले आपको भाई क्या ये करेगी, ये क्या करेगी, फिर वही लोग होते हैं, फिर वही शौक कि मतलब फिर मैंने एक से पूछा, मैंने बोला कि आपने मतलब पहले तो आप, मैंने उनको डायरेक्टली बोला कि आप पहले ऐसे बोलते थे, अब आपकी ये माइंडसेट कैसे चेंज हुआ? तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि इट्स अ टिपिकल कश्मीरी माइंडसेट, कश्मीरी क्या इंडियन टिपिकल सोसाइटी, जहाँ पे लोग जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जब आप कोई चीज हासिल करोगे तो लोग आपके गीत गाएंगे, लेकिन आपके स्टार्टिंग में आपका कोई साथ नहीं देगा, आप गिरोगे आपको लोग और गिराएंगे। एंड नाउ यू हैव बिकम द चैंपियन, फर्स्ट चैंपियन फ्रॉम ट्रहगाम कुपवारा, तो अब वही टॉन्ट्स एडमिरेशन में बदल जाएंगे। ऑब्वियसली मैंने एक चीज सुनी है ना कि इफ यू वांट टू चूज अ wrong way ना, then everyone is going to support you, है ना? If you they will push, है ना? They will push you, but if you will choose the right track, yes, nobody will come, है ना? कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हो, है ना? कि आपको सपोर्ट करे। हर एक की माइंडसेट ये होता है, अरे यार अगर ये इसको मैं इस फील्ड में चला, अगर ये इस फील्ड में चलेगी ना तो शायद हमारी बेटियां पीछे रह जाएंगी। आपको गिराने की कोशिश में पूरी रहती। The real irony is अभी उन सब के बच्चे मेरे घर आते हैं रोज रोज, सलीका दीदी हमें भी सिखाओ, सलीका दीदी हमें ऐसे गाइड करो, एंड आई एम हैप्पी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैंने किया उनने क्यों नहीं किया, मैं हर खुश हूँ कि नहीं, मतलब कहीं ना कहीं चेंज आ रही है सोसाइटी में। तो बात यह है कि जब आप आगे जाके कुछ हासिल करते हो, पहले आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो मैं यही कहूँगी इग्नोर, क्यों उन पे ध्यान देना है? हम चाहते हैं कि जो सपोर्ट एक लड़की को तब मिलती है जब वो किसी स्टेज पे पहुंचती है, हम चाहते हैं वही सपोर्ट उनको स्टार्टिंग में मिले, ताकि यही चीज हमें चेंज करनी है। इसी सोच को हमने लेके जाना है कि हमें इसी सोच को बदलना है। आप लोगों को छोड़िए, मेरे इवन रिलेटिव्स, ऑब्वियसली मैं एक चीज यहाँ और ऐड करूंगा, हम हमेशा कहते हैं ना कि लोग, उन लोगों में बाहर वाले नहीं होते हैं, बाहर वाले को मैं उतने ही होते हैं, ज्यादा वो होते हैं ना जो आपके करीबी होंगे, ना जो आपके खून के रिश्ते होंगे, वो आपके ज्यादा करीब आते हैं। यार ये क्या शिकार है, मतलब इसको क्या कर रही है, इसको किसी और फील्ड में डालो, ये लड़की या हमारा नाम बदनाम कर दी, खानदान का नाम। और वही जब किसी स्टेज पर लेवल पर पहुंच जाती है, फिर वो ना सारे आएंगे मुबारकबाद, हाँ माले लेके, है ना, मिठाइयों के डब्बे लेके, है ना, भाई आपने तो कमाल कर दिया। हम और ऊपर से ये भी बोलेंगे, हम तो आपको पहले ही बोल रहे थे आपको इसी फील्ड में डालो, आप इसी फील्ड में डालो इसको, और ये करेगी, इसी फील्ड में आगे जाएगी। जो लोग पहले टीवी पे देख के मेरी बातें करते थे, अभी वही मेरे पापा को जब मैं कहीं खेलने जाती मैसेज करके बोलते डू शेयर अस द लिंक, उसकी फाइट का हम देखेंगे, और सारा मोहल्ला जमा होकर एक ही जगह पे देख रहा होता है टीवी पे जब मैं फाइट करती हूँ, एंड वो सारे आप मुझे सपोर्ट करते हैं, बट वो क्यों? नहीं, यही चीज है ना, मतलब वो यही चीज है कि आप एक लेवल तक पहुंच चुके। मतलब वी वांट कि जितनी सपोर्ट लड़की को एक सक्सेसफुल बनने के बाद मिलती है ना, वो सपोर्ट अगर उसको अर्ली स्टेज पे मिल जाए तो शायद कल को वो इससे कई गुना बेटर करके दिखाए। क्योंकि मैं इस फील्ड में थी, सपोर्ट्स में तो मोस्टली कहा जाता है एथलीट्स नहीं पढ़ते। हाँ, बट हाँ ऑब्वियसली आपने एक मतलब वी वर वेरी शॉक्ड कि आपने वो अपना टर्न कैसे ले लिया, मतलब सीधे जाकर आपने राइट ले लिया कि भाई मुझे अब ना लिखना है। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ पहले आपका, ये लिखने का कीड़ा दिमाग में कहाँ से आया? ये लिखने का कीड़ा मेरे दिमाग में तब आया जब मैं सोच के पागल हो रही थी कि ये सोसाइटी के टॉन्ट्स अचानक से एडमिरेशन में बदलते हैं, ऐसे करके पहले लोग बातें करते फिर ये करते, तो मतलब सब ने मुझे कहा कि हमारे साथ अपनी ऐसे ही बोलते थे अपनी जर्नी शेयर करो, हम उससे इंस्पायर होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इवन कि वो बढ़ते भी है, बहुत सारी लड़कियां होंगी, मतलब इवन कि 99% ऑफ द ट्रहगाम की मैं बात करूंगी जो आज स्पोर्ट्स में है, लाइक अलग अलग फील्ड्स में है विद माय गाइडेंस, एंड इवन अगर वो किसी भी फील्ड में, चाहे एकेडमिक्स की बात हो, किसी और चीज की, वो मुझे तब भी कॉल करके बोलते सली, परसों ही मुझे एक छोटी बच्ची कॉल कर रही थी, शी इज इन 6th, हुरमत शायद नाम है उसका, आई डोंट नो हर, शी टेक्स्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम, सलीका दीदी मैं बुक लिखना चाहती हूँ तो मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, एंड आई वाज सो हैप्पी कि नहीं कहीं ना कहीं चेंज आ रही है। बट उसी के साथ साथ उसने मुझे ये कहा कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे आप छोटी हो, आप किताब मत लिखो, एंड आई वाज लाइक तुम छोटी हो कि किताब लिखोगी, दैट वुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर द होल जनरेशन। एक छोटी बच्ची किताब लिखेगी 6 की, है ना, तो 12 साल नहीं, यही चीज है ना, मतलब तो यही टर्न देख के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लाइक सब ऐसे जर्नी मांगते, क्यों ना मैं अपनी इस जर्नी को वर्ड्स में बदल दूं।
तो आई स्टार्टेड राइटिंग कब 2 साल से मैंने स्टार्ट किया था, ये 2 साल पहले, मतलब तब मैं 10th में थी, तब मैंने स्टार्ट किया था ये लिखना, मतलब मैंने ऐसे ही लिखे थे, फिर मतलब पेज इधर उधर हो गए थे, एग्जाम्स आ गए थे 11th 12th, तो मतलब कहीं ना कहीं मैंने ये छोड़ दिया था। फिर अचानक से मेरी मम्मा ने कहा मुझे, लाइक तब मैं 12th में ही थी, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम ये कंप्लीट करो, पापा ने भी करो कंप्लीट, तो मैंने वो कंप्लीट की। एंड बिसाइड्स दैट उसके साथ साथ मैं एक और बुक लिख रही थी फॉर द मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, द फायर नो वन सा। तो जब मैंने वो पहली बुक जिसका नाम है द बीम्स ऑफ द साइलेंट स्टॉर्म, उसमें मैंने मतलब वो एक बुक नहीं है, वो अल्फाज है जो मेरे दिल से निकले, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो मेरी मतलब मेरे अंदर की वो स्ट्रगल्स है, वो हार्श टाइम्स है जो मैंने फेस किए सोसाइटी। वो कहते भी है ना, लिखने वाला जब भी लिखता है वो कलम से नहीं लिखता, वो अपने दिल से लिखता है। एग्जैक्टली, तो वो मैंने दिल से लिखी है, वो उन सब के लिए है। मतलब मैं चाहूँ इवन कि वो सब पढ़ते भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चाहती हूँ कि वो सारे के सारे पढ़े, ताकि उन्हें ये समझ आए कि सोसाइटी के टॉन्ट्स आपको पीछे नहीं ले जा सकते। आप आगे बढ़ो, उनको इग्नोर करके सोसाइटी आपके गीत खुद गाएगी। आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं अगर आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं, That's very important. your Family parents are support is whole more. world for you. बिल्कुल। Why do you need anyone else to support you? Okay, when your parents are with you, everything is बस हमें भी इसी चीज को आगे लेके चलना है कि पेरेंट्स इस। तो हम वापस आते हैं और हम बात करते हैं ड्रग्स के ऊपर, ठीक है। एक बहुत बड़ा आज के टाइम का एक इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा यूथ के बीच, यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रही है ना। अब बात करें, खाली इसमें हम बॉयज़ नहीं रखेंगे, बट आज कहीं ना कहीं से लड़कियां भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रही हैं, चाहे वो हम ड्रग्स की बात करें, कोकीन हो, अफीम हो, या इंजेक्ट करना हो खुद को, या स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, लॉट ऑफ ड्रग्स जिनमें आजकल लड़कियां भी इन्वॉल्व हो रही हैं। तो क्या लैक ऑफ नॉलेज है, क्या लैक ऑफ अवेयरनेस है, क्या ऐसी कौन सी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से ये चीज़ डे बाय डे फैल रही है, जबकि इसको कम होना चाहिए, इस चीज़ को हमें रोकना चाहिए। तो इस सब के ऊपर आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा अदीबा जी से। सो ड्रग्स में जैसे आपने बोला आज लड़कियां भी इन्वॉल्व है, वो तो हम देख ही रहे हैं आज के टाइम पे। अब उसमें लैक ऑफ नॉलेज तो नहीं है, क्योंकि हम देखते इवन एजुकेटेड लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। बट इसमें मेन रीज़न तो उसमें स्ट्रेस का आता है, क्योंकि जो लड़कियों का अगर हम देखें, जो अगर फैमिली में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो मेन रीज़न स्ट्रेस की वजह से लोग इस सब चीज़ों में चले जाते हैं। एंड सेकेंडली पीयर प्रेशर भी आता है इसमें। बट इट्स नॉट द वे ना, कि अगर आपको किसी चीज़ की टेंशन है, दैट यू हैव टू चूज द रॉन्ग वे, और आप जाके ड्रग्स करो, आप खुद को इंजेक्ट करो, और आप अपने फैमिली के ऊपर बर्डन बन जाओ, और आपकी फैमिली हर एक चीज़ की वजह से जो है वो आपको हॉस्पिटल, फिर आप घर के पैसे का वो फजूल खर्ची है ना, फिर आपको वो तो आपको चाहिए, और जब आपके पास वो होगा नहीं, देन आपको चोरी भी करनी है, आपको खून भी करने हैं। तो उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। पहले हम लोगों को सिर्फ यूथ को नहीं, बट पेरेंट्स को भी उस चीज़ के लिए अवेयर करना है। जो पेरेंट्स को पता होगा कि ऐसा मतलब ऐसी चीज़ें हो रही है, तो वो भी मतलब ख्याल रखेंगे अपने बच्चों को, उनको अवेयरनेस देंगे और उनको समझेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि उनको और ज़्यादा इस चीज़ में स्ट्रेस देना वगैरह। तो उसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, एंड फ्रेंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसा पीयर प्रेशर में भी आके लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से कि एक स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, पीयर प्रेशर की, जिसकी वजह से लड़कियां इस चीज़ में आकर वो ड्रग्स लेना शुरू कर देती हैं। अच्छा, मैं आऊँगा आप रेहाना जी के पास। तो आप मुझे बताइए, आपके अंदाजे से क्या चीज़ है, मतलब हाउ वी स्टॉप द ड्रग्स, हम कैसे इस चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं? जो लड़कियां आज, मतलब यूथ में कहूँगा, नॉट ओनली गर्ल्स, देयर लॉट ऑफ बॉयज, इवन गर्ल्स, दे आर एडिक्टेड इन ड्रग्स। कैसे, हाउ वी विल स्टॉप, हम इनको अवेयरनेस देंगे? पहले हमें एक काम करना चाहिए कि हम एक मतलब गांव में छोटे छोटे प्रोग्राम करने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम ड्रग्स के मुताबिक। जो मतलब लड़कियां, जो लड़के होते हैं, मतलब वो पहले बोलते हैं कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग में वो बोलते हैं हाँ वो ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या होगा इससे। जब वो ट्राई करते हैं, वो दूसरे दिन बोलते एक किया, आज कल 2 करेंगे। इसके बाद उनको उसकी आदत लग जाती है। जो वो मतलब एक फ्रेंड सर्कल तो होता ही है, एक फ्रेंड सर्कल में जब एक लड़का करता है ट्राई, तो वो दूसरे लड़के को बोलता है चलो आप भी ट्राई करो, बहुत मजा आता है इसमें। मतलब लड़के अपनी तरफ, या लड़कियां भी करती है, आज बहुत सारी लड़कियां करती है। तो उसकी वजह से वो अपने मतलब एक सर्कल, यानी कि एक इंसान
और 10 इंसानों को सिखाता है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा है जो ड्रग करता है, जो और कोई नशा करता है, तो आपको मतलब ये नहीं करना है कि उसको छोड़ देना है, बट उससे दूरी बनानी है, अपने आप को बचाना है उस चीज से। ये नहीं हम बोलेंगे, मतलब बोलते हैं ना चोर के साथ चलेंगे तो चोर ही बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। चोर के साथ चलो, खुद को बचाओ, चोर नहीं बनोगे, इसके साथ चलो, खुद को बचाओ। और मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि अगर चोर के साथ चलना है तो अगर वो चोर है और अगर हम खुद को बचा सकते हो तो क्यों ना हम उस चोर को भी बचाएं, है ना, क्योंकि हम चोर को भी बचाएं कि वो चोरी ना करे। सो इफ समवन इज एडिक्टेड इन ड्रग्स, है ना, देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस बंदे को कैसे कोशिश करके हम उस चीज से उसको बाहर निकालें। दैट्स आवर मेन मोटिव ना। हम काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए देयर आर लॉट ऑफ मतलब रीजंस कि लड़के या लड़कियां जो यंग होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इन चीज में, उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली ये है क्या, और जब तक वो इस चीज को समझते हैं शायद उनके लिए तब तक शायद उनके लिए वो बहुत देर हो चुकी है और तब तक वो अपने आप को रिहेबिलिटेट नहीं कर पाते हैं। सो आई थिंक वी हैव टू डू वन थिंग कि हमें अवेयरनेस इज अ मेन पार्ट ऑफ आई थिंक मेरे हिसाब से तो। अगर हम आज देखेंगे तो आज एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है और अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके बावजूद भी एजुकेटेड लोग ही इसको हाँ ये एक पॉइंट भी है। That's because illegal drug easily accessible हो गया है यहाँ पे, जिस वजह से यूथ वल्नरेबल होके इन सब चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये पहला स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए अगेंस्ट ये इजी एक्सेसिबल Suppliers. हाँ सप्लायर्स के खिलाफ, ताकि इजीली जब कोई चीज इजीली यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगी तो कैसे यूथ उसमें इन्वॉल्व होगा। एंड एज अजीबा ऑलरेडी मेंशन्ड, इट्स ड्यू टू स्ट्रेस। कभी कभी बच्चों को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि ड्रग्स इट्स नॉट जस्ट अ पर्सनल स्ट्रगल, इट्स अ सोशली इकोनॉमिक एंड ग्लोबल चैलेंज एज वेल। बट इट इज नॉट द राइट वे ना, दैट आप स्ट्रेस में हो, यू आर फीलिंग एंजाइटी, यू आर इन डिप्रेशन, यू आर इन स्ट्रेस, है ना, मतलब you have to choose the drug. Let me clear, indeed it's not a right way, but जब आपको मतलब आपके पास कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, यू आर स्ट्रगलिंग मेंटली फिजिकली हर चीज से, मतलब ना ही आपके साथ दोस्त है, ना ही आपके घर वाले आपके साथ है, ना ही आपको कोई अच्छा काउंसलर है जो आपको गाइड करे कि आपको इस चीज से निकलने के लिए किस चीज में जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपके पास एक ही चीज आ रही है दिमाग में यूथ के कि नो लेट्स गो फॉर द ड्रग्स, यही सोल्यूशन है, इससे हमारा स्ट्रेस चला जाएगा, ये होगा वो होगा, बिकॉज इट्स इजीली एक्सेसिबल। पहली चीज यही है, अगर ये इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा तो कैसे वो इस चीज में इन्वॉल्व होंगे। एंड अगर बात करें कि इस चीज को खत्म कैसे करना है, तो हमें रूट कॉज देखना चाहिए। हम ऐसे ही 2 मिनट में या 2 दिन में हमारे इन बोलने से या अवेयरनेस प्रोग्राम से रिहैबिलिटेट नहीं होंगे। We have to go for the root causes. रूट कॉज पे कैसे हम चलेंगे, जैसे कहते हैं ना, जिस हिसाब से हम जहाँ से अपने दिमाग को चलाएंगे वो वैसे ही चलेगा। सो हमें उनको काउंसलिंग करनी है, लाइक ड्रग काउंसलर्स होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, सो वी मस्ट गो फॉर देम, ताकि वो इनको काउंसल करे कि लाइक जरूरी नहीं है, मतलब देखिए आपको कहा जाता है कि एक आदत बनाने में छुड़ाने में आपको 21 डेज लगते हैं, सो क्यों ना हम स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके चले, इनको सिखाए, काउंसल करें कि अगर आप अगर आप एक दिन में 10 सिगरेट पीते हो, आप कल 9 पियो, ताकि आपके ब्रेन को भी पता नहीं चले कि आप सडन, मतलब आपको ट्रॉमा ना लगे कि आप किसी चीज को क्विट कर रहे हो, और साथ ही साथ आपकी आदत भी छूट जाए। क्योंकि जब कोविड-19 था तब भी हमें क्यों कहा गया कि 21 डेज के लिए घर में रहो, क्योंकि एक आदत को फॉर्म करने में या उस आदत को छोड़ने में 21 डेज लगते हैं। जब हम 21 डेज घर में रहे तभी हमने पूरा साल घर में निकाला जब तक कोविड खत्म ना हो। सो व्हाई नॉट वी गो फॉर द रूट कॉज। क्यों हम ऊपर से लाइक हम इतना कुछ बोल रहे हैं, अभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनसे तो ड्रग ये पेडलर्स कम नहीं हो जाएंगे। कम कैसे होंगे जब हम उनको काउंसल करेंगे कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप इस चीज से पीछे हटोगे। But now there are a lot of girls or boys who are addicted in this, है ना, तो मतलब but I think उनको अब जरूरत है काउंसलिंग की। Yes. उनको दे आर पेशेंट्स, है ना, दे आर पेशेंट्स, दे आर नॉट के वो एक ऐसे अब नहीं है कि भाई अब उनको उठा के दे आर नॉट क्रिमिनल्स, एग्जैक्टली दे आर नॉट क्रिमिनल्स, है ना, बट हमारी सोसाइटी उनको शायद एक क्रिमिनल की नजर से देखती है, चाहे वो किसी भी मतलब चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या उनकी समझ नहीं थी, किसी भी चीज की वजह से वो इन्वॉल्व हो गए ड्रग में। It's a saying that the society creates villains. वो खुद villains नहीं बनते, उन्हें society बनाती है। And one more point, before counseling, before doing these awareness programs or rehabilitation centers, they need support from their family. उन्हें mental support चाहिए, physical support तो होगा, emotional support, so that उनकी emotional stability बढ़ जाए और वो इस चीज को समझने पे मजबूर हो जाए कि नहीं, like अगर उन्हें कोई प्यार कहते हैं ना, प्यार से समझाने पे समझ जाते हैं।
कौन कौन नहीं समझता, बट इस चीज के लिए पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट करे इमोशनली इस चीज से दूर हटने में। जब हम जब कोई हम ड्रग पेडलर देखते, पहली चीज हम ये देखते उन्हीं का बाप जाके पुलिस में कंप्लेन कर रहा है मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, क्यों ना वो उसको पहले समझाए घर में ही। कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, चेंज कम्स फ्रॉम विदिन। तो जब क्यों ना हम खुद को बदले, पहले पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करे ताकि वो इस चीज की तरफ जाए ही ना कभी। नहीं, पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा है इस चीज में। देखिए, मैं ये सब कहूंगा कि पेरेंट्स एक बहुत बड़ा रोल फैक्टर है इस चीज में, क्योंकि पहला इंसान एक माँ है, एक बाप है जो अपनी औलाद को अपने घर में देखता है। अगर एक बच्चा एक बच्ची 24/7 अगर वो आपके पास बैठती है और सडनली आप उसके अंदर चेंज देखते हो, यार ये तो आजकल कंटिन्यूसली अकेली बैठने लगी है, ये अलग रूम है, अब इसकी बातें कम हो गई है ना, ये खाना टाइम से नहीं खा रही है, एंड क्या बोलते हैं उसको ना, उनके खुद के साथ वो चिड़चिड़ेपन सा उसको आ गया है और वो झगड़ने लगी है ज्यादा, अकेला था ना। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली एंड मदर एंड फादर को चाहिए कि उस टाइम पे उनको सपोर्ट कि आपका, हाँ, वो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। उनका बिहेवियर वो जज करते बिहेवियर हैं, चेंज, उनका बिहेवियर चेंज वो समझते नहीं कि इनका ऑल ऑफ सडन इनका बिहेवियर चेंज क्यों हो गया, वो जज करते हैं कि हमारे बच्चे खराब हो गए, वो और मारते हैं, वो एग्जैक्टली तो उस चीज में इन्वॉल्व हो। बट आई थिंक ना कि मतलब इन दिस एरा वी हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, कि हम हर दिन देखते हैं, मतलब बेसिकली तो हमने बहुत सारी ऐसे मौतें भी देखी हैं, ओवरडोज की वजह से डेथ हो गई, है ना, ओवरडोज हो गया या कुछ ज्यादा कर लिया, ओवरडोज या क्या कुछ ऐसा, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अब बट अभी हमें इन चीज को देखी नहीं है कि अब हमारे पास चलो आ कहाँ से रहा है, कौन ला रहा है, कौन बेच रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट्स बैठी हुई, उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस है, इंडियन आर्मी, दे आर डूइंग देयर जॉब्स। बट जो एडिक्टेड है, मतलब दे आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर पेशेंट्स, दे हैव टू डू वन थिंग कि हमें उनको काउंसलिंग देनी, हमें उनको उस तक लाना है। अगर मैं आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू के यू आर द फेस, यू आर द, मतलब आप सोसाइटी का एक फेस हो, आप एक सोसाइटी में उठते हो बैठते हो, अगर कहीं भी आप कोई ऐसा इंसान देखते हो, आप अगर आपको उसको पता है कि हाँ भाई ये तो लग रहा है मुझे कि नहीं ये कर रहा होगा, तो आप उसको उसके पेरेंट्स तक पहुंचाओ और उनको अवेयर करो इस चीज की कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी भी वक्त है कि हम इसको रिकवर करवा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुपवारा में भी हमारे पास रिहेबिलिटेशन सेंटर है, हमारे पास बारामूला में भी है, हमारे पास श्रीनगर में पीसीआर है हमारा, जहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पर काउंसलर्स बैठते हैं, जहाँ की अच्छे से काउंसलिंग की जाती है और ये अच्छे से रिकवर करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें जो है ये होती है ना। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस पॉइंट में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अब जैसे एग्जाम्स आते हैं, है ना, स्टूडेंट्स मेनली एग्जाम के टाइम पे या जॉब या रिजल्ट के टाइम पे वो स्ट्रेस लेते हैं, है ना, स्ट्रेस लेने की वजह से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स के अब उनको दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि यार ये कैसे होगा, वही कैसे होगा। अब कोई उनके साथी है जो ये चीज कर रहा है, भाई मुझे भी दे दे, मैं एक कश लगाता हूँ, शायद आज की टेंशन मुझे खत्म हो जाएगी। बट ये ट्राई वंस ट्राई ना, मतलब ये आपका पूरा फ्यूचर जो है वे डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑब्वियसली कल जब आपको लत लगती है, जो चीज आपको फिलहाल फ्री में मिल गई, कल आपको बाई करनी पड़ेगी। और अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप कहां से पैसा लाओगे? तो ऑब्वियसली कल आपको चोरी करनी है, पहले आप घर से शुरू करोगे, घर में जब आपकी चीजें खत्म हो जाएगी फिर आप पड़ोसी के पास जाओगे, पड़ोसी की खत्म, फिर आप मोहल्ले के चोर बनोगे, फिर आप कल तक एक खूनी बन सकते हो। मतलब ये बिगिनिंग होती है। तो क्योंकि अगला बंदा एडिक्टेड है, उसको चाहिए, उसको अपना होश ही नहीं है, उसको बस इंजेक्ट करना है खुद को या उसको बस अपना डोज लेना है, चाहे वो कहीं से भी है, उसको इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमारे पास इनिशियल स्टेज यही है कि हम इनिशियल, अगर कभी भी हम अपने भाई बहन या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के अंदर भी ऐसा बिहेवियर चेंज देखते हैं, देन वी हैव टू डू वन थिंग कि हमें उसको पॉइंट आउट करके हमें फैमिली तक पहुंचाना है। एंड अगर सबसे पहले हमें, अगर हम उसके साथ अच्छी बातचीत करते हैं, हमारा उसके साथ अच्छा ताल्लुक है, तो हमें उसके साथ खुद डिस्कस करना चाहिए ताकि वो किसी तरह से, क्योंकि अब चलो किसी ना किसी वजह से वो एडिक्ट हो गया, अब वो उसकी गलती नहीं, चाहे जैसे भी हुआ वो हो गया, बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें उसको उस चीज से बाहर कैसे निकालना है, कैसे हमें उसको वो चीजें देंगे। क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी में खुशी चाहता है, सक्सेसफुल चाहता है कि मैं अपना नाम कमाऊं। कहते हैं ना, माँ के पेट से कोई भी चोर नहीं आता, कोई भी कुछ भी गलत इंसान बन के नहीं आता। ये सोसाइटी है, ये दुनिया है जो उसे उस चीजों तक पहुंचा देती है, बना देती है। बट हम सब का काम, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, देन ये खाली नहीं है कि भाई मैं अपने लिए अच्छा करूं, नहीं, फिर ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने लिए अगर अच्छा कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले अपने पड़ोसी, अपने मोहल्ले के लिए भी ये सारी चीजें करूं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात आती है कि
काम के बारे में ना, कि लड़कियां करियर भी और अपना काम भी। क्या लड़कियां घर के बाहर काम करना उनका जरूरी है? क्या अगर जरूरी है तो क्यों? और देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स जिनको काम करने के लिए रोका जाता है कि आप ये चीज नहीं करती है ना, आप ये चीज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गर्ल मतलब उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, शी हैज डन एमएससी या बैचलर समथिंग, है ना, जो अपनी फील्ड में उसने किया, आफ्टर दैट उसकी मैरिज हो गई और उसने उस मैरिज के बीच में किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, है ना, तो वो सिलेक्ट हो गई है, अब वो उसकी अपॉइंटमेंट आ गई है, बट आफ्टर मैरिज उसके ससुराल वाले, उसके इन-लॉज वाले या उसका हस्बैंड उसको अलाउ नहीं करता है। तो क्या ये चीज खत्म होनी चाहिए? और अगर वो काम करती है बाहर, तो क्या उसे खुद को मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, इसमें कितना प्रेशर आता है? ये मैं चाहूंगा मायूना जी आपके पास। जी फिर से पूछे। ओके पहले इस बात का जवाब। पहले आप मुझे बताइए कि मतलब अगर कोई लड़की अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके, है ना, तो जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती है तो उसके बीच में जो है वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर देती है एंड सडनली उसकी शादी, मतलब मैरिज उसकी फिक्स होगी, तो उसकी शादी हो जाती है, आफ्टर दैट उसकी अपॉइंटमेंट आती है, बट उसके इन-लॉज उसको अलाउ नहीं करते हैं। जी देखिए, होता क्या है, मतलब एक लड़की, सिर्फ एक लड़का नहीं, लड़की भी अपने करियर के लिए बहुत स्ट्रगल करती है। मतलब वो Obviously. भी लाइक फर्स्ट क्लास से लेके वो कहाँ तक बैचलर्स करती है, मास्टर्स करती है या पीएचडी करती है, उसने भी खुद को पीसा होता है इन सालों में, 10-15 साल अपना स्टडीज़ के साथ। बट फिर जब आती है बारी उसकी कि अब उसको वो अपनी एजुकेशन से कुछ फ़ायदा उठाए, जॉब के रिलेटेड या कुछ अपना बिजनेस करे, कुछ करे, अपनी फैमिली में तो उसको खैर मिल जाता है सपोर्ट, बट जब शादी के बाद क्या हो जाता है, ससुराल में उसको वो लिबर्टी नहीं मिलती है, उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं। वहाँ पे सिर्फ बहू का जो एक देखा जाता है, उसको सिर्फ इस नज़रिए से देखा जाता है कि वो लाई है, वो सिर्फ घर के काम के लिए लाई है, उसको सिर्फ हमारे घर के काम करने हैं, घर संभालना है, कल बच्चे हो जाएंगे, बच्चे देखने हैं, हमारी खिदमतें करनी है, बस उसका यही काम है। उससे ज़्यादा बहू की और वैल्यू नहीं समझी जाती है ससुराल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि गलत होता है लड़कियों के साथ। दूसरी बात ये कि अगर जॉब अब करने भी कर भी ले, वो जॉब उसको करने भी देते, लेकिन उसके ऊपर इतना ओवर बर्डन डाल दिया जाता है कि वो घर भी उसको देखना पड़ता है, उसको जॉब भी देखनी पड़ती है। पहले सुबह उसको घर के सबका वो घर का काम करना पड़ता है, उसके बाद फिर वो जाती है ऑफिस जाती है, वहाँ से आके फिर उसको फिर वही और घर के काम उसको थोपे जाते हैं, उसकी हेल्प नहीं वहाँ पे की जाती, ना उसका हस्बैंड करता है, ना उसके इन-लॉज करते हैं, बट स्टिल वो करती है। वुमेन इतनी वर्सटाइल है, उसको अल्लाह ताला ने इतना वर्सटाइल बनाया है कि वो कोई भी काम करे वो इतना अच्छे से, इतना परफेक्शन के साथ करती है कि लोग उसको रोबोट समझने लग जाते हैं कि ये रोबोट है, ये करेगी क्यों नहीं, ये लड़की है, इसको तो करना है, घर भी संभालना है, काम भी देखना है। लेकिन इतना भी सोचो, लड़की है, औरत है, कितना ही करेगी। बट फिर भी ना आफ्टर दैट ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं जगहों पर ऐसी भी चीज़ें हमने देखने को मिलती हैं कि जब लड़की इतना सब कुछ करके भी सारा कुछ होती है ना, फिर भी लोग उसको कहीं ना कहीं से पॉइंट आउट करते हैं। That's because society expects women to sacrifice her own dreams for the sake of household chores. That's मतलब यही है, ये मतलब ये चीज़ें हैं कि अब एक औरत बचपन से लेकर, मतलब आई डोंट थिंक सो, मतलब आई एम अ मैन, मतलब मैं एक इंसान, मतलब आदमी हूँ, एक मर्द हूँ, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भाई आपकी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए, है ना, मर्द को हमेशा मजबूत दिखाया जाता है ना, मतलब एक डायलॉग है कि हम मर्द हैं तो भाई मर्द कहाँ रोएगा, वो उसको जितना दर्द भी होता है वो बर्दाश्त करता है, वो मतलब घुटेगा सारा कोई, बट वो कभी अपने फेस से एक्सप्रेस नहीं होने देता कि भाई मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, बट वो अपने चेहरे पे हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रखेगा, चाहे उसके ऊपर कितना भी जोर क्यों ना हो, कितना भी बर्डन क्यों ना हो, कोई सी भी सिचुएशन क्यों ना, मतलब हमेशा वो चेहरे पे एक मुस्कान लाएगा। क्यों? क्योंकि वो पता भाई अकेला मैं ही हूँ, मुझे ही संभालना है। बट कहते हैं लड़कियां रोंदू होती है ना, कि उनके जो आंसू है ना वो बस वो रुके, स्टॉप, कि भाई कहीं से इनको इतना सा मौका मिल जाए कि वो शी क्राइज आंसू में अपना दुख, हाँ, अपना but दर्द है वो बहा देती हैं, वो रखती नहीं है अंदर। लेट मी कम टू माई पॉइंट। सो आफ्टर दैट एक लड़की को बट अपने वो आंसू बहाती है या अपना वो इमोशनल जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है ना वो दिखाती है
कि मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, अगर वो उसको रोना है शी विल क्राई, वो उसको ये नहीं चाहिए कि मेरे सामने कोई बैठा है नहीं बैठा, आई डोंट केयर, मुझे उस चीज मुझे रोना है बस, आई वांट टू क्राई, तो वो रोएगी। बट बचपन से ही औरत को एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है टिल उसकी मैरिज तक, क्योंकि भाई तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, तुम्हें काम करना आना चाहिए, तुम्हें कपड़े धोने, प्रेस करना, झाड़ू मारना, तुम्हें घर, क्यों? क्योंकि कल को तुम्हें दूसरे घर की इज्जत बनना है, तुम्हें उस घर की बहू बनना है, तो तुम्हें ये चीजें देखनी है, तुम्हें ये चीजें करनी है। और उसके बाद जब तुम दूसरे घर की बहू बन जाती हो, फिर तुम्हें ये अब हमारे रिश्तेदार हैं तो उनमें कैसे जाना है, कैसे खुद को रखना है, वरना तुम्हारी ननद बात करेगी, तुम्हारी जेठानी बात करेगी, तुम्हारी ये वो बात करेगी, तुम्हारी पड़ोसी बात करेंगे, तो अपने आप को वैसा रखना, तुम्हारा ड्रेस भी वैसा होना चाहिए, तुम्हारे ये चीज भी वैसी होनी चाहिए। मतलब इन सब चीजों के ऊपर जब एक औरत अपने घर को चलाने के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, अपने मतलब हस्बैंड का बोझ कम करने के लिए, अगर वो एज अ वर्किंग वुमेन बन के वो काम करती है, स्टिल उसको वो नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, है ना, स्टिल उसको वो नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। तो उस चीज में उसको खुद को कैसा सपोर्ट करना चाहिए, मतलब एक एज अ वर्किंग वुमेन को, मतलब मैं कहूंगा बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इज इट ट्रू? मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी दैट द एवरी वुमन, मतलब जो अभी काम कर रही है ना, हु इज वर्किंग राइट नाउ, दे आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस इन देयर लाइफ। फैमिली में भी अपने फेस करना पड़ता है, वर्क प्लेस में भी वो बहुत सफर करती हैं, वहाँ पे भी उनको लाइक हरासमेंट जैसी चीजें और लैक अपॉर्चुनिटीज, अनइक्वल पे, जबकि वो काम अच्छा कर रही है फिर भी उनको पर्सनली लड़की है तो उसका पेमेंट उसको एज कम्पेयर टू मैन उतना नहीं दिया जाता है, और फैमिली में भी उसको उतना सपोर्ट नहीं किया जाता है। जैसे कि गांव में देखो आप, उसको अगर बच्चों को अगर संभालने, अगर एक टाइम पे वो देख रही है तो हस्बैंड और उसके इन-लॉज को भी देखना चाहिए कि हमारी बहू घर भी देख रही है, बाहर भी देख रही है, थोड़ा सा हम भी इसके साथ हाथ बटाएं ताकि ये भी थोड़ा सा रिलैक्स करे, ये भी इंसान है, उसको एलियन की तरह ट्रीट ना किया जाए। बिल्कुल। क्योंकि हमें सोसाइटी में एलियन की तरह ट्रीट किया जाता है, ऐसा लगता है कि सोसाइटी से वुमेन डज नॉट बिलोंग टू दिस सोसाइटी, शी इज कम फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। ऐसे हम भी कह सकते हैं कि भाई मैन, हम भी इस सोसाइटी के लिए नहीं बने, इस सोसाइटी के लिए शायद खाली औरतें ही बनी है, तो हमें कोई एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहता। बेटा ये है कि मतलब हर अपने अपने ओपिनियंस हैं। मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम नहीं बोलते कि हमें मैन पे जो है उन पे हमें गाले मारना है, मैन को डोमिनेट करना, नहीं, ऐसा नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि औरतों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट उसको यकीनी बनाना, उनकी इंडिपेंडेंस को यकीनी बनाना, उनकी रिस्पेक्ट को यकीनी बनाना, उनकी एजुकेशन जो उनके बेसिक राइट्स है उनको यकीनी बनाना। जब औरत वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है तो उनको लगता है शायद ही बगावत पे उतर रही है, वो बगावत नहीं कर रही होती है, वो अपना हक तलब कर रही होती है, जो हक उसको शर्री तौर मिला है, जो हक उसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो हक की बात करती है। वो ये नहीं बोलते कि मुझे मैन को डोमिनेट करना है, मुझे उन पे सवाल नहीं। It's not like that. जो ऐसी चीज सोच रहे हैं तो आई थिंक कि फिर वो उनकी सोच ही नहीं है, फिर वो समझ रखते ही नहीं है कि चाहे वो फिर कितना भी पढ़ लें, कितने भी उस लेवल तक पहुंच जाए, फिर उनकी सोच वैसी की वैसे। क्योंकि बेसिकली जो चीजें भी अगर आप देखते हो, ये सारी चीजें डिपेंड आके हो जाती हैं सोच के ऊपर। अगर आपकी सोच सही है, भाई आपके सामने एक किताब रखी है या आपके सामने एक पेंटिंग, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेंटिंग है ना, तो आप उस पेंटिंग को, अगर आप एक नॉर्मल नजर वाले इंसान हो, ठीक है ये पेंटिंग की हुई है ना, अब एक कोई ऑब्जर्वर है, वो उस पेंटिंग को खाली ये नहीं देखेगा कि ये पेंटिंग है, बल्कि वो उस इंसान की मेहनत को देखेगा कि यार एक बंदे को इस पेंटिंग को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, उसने इस चीज को क्यों बनाया होगा, और इसका कुछ ना कुछ तो मतलब जरूर होगा। अब वो हजार तरीके से इसको सोचेगा। वही हमारे पास दो चीजें हैं कि एक नेगेटिव साइड होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है ना। देयर आर लॉट ऑफ, अब ऐसा नहीं है कि हर एक की फैमिली में ऐसे लोग हैं कि जो अपने बच्चों को सपोर्ट ही नहीं करते, नहीं, देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए, जैसे मैं अब सलीका की बात करी, इनके पेरेंट्स या आप सबके पेरेंट्स ऐसे हैं, उन्होंने अपनी मम्मा की बात करी कि उनकी मम्मा ने उनको कितना सपोर्ट किया। शी इज द फर्स्ट फीमेल उनके खानदान में जो आज स्टेज पे चढ़ के बोलती है। मतलब इट्स नॉट अ सिंपल थिंग ना कि सीरत एक ऐसी लड़की बनी है आज हमारे कुफारे की जिसने अपने खानदान का नाम रोशन किया, और मतलब शी सेड के मेरे नाम से आज इनके पापा को जाना जाता है। मतलब क्यों?
ताकि इसने वो अपने आप को वो समझा ना, और पेरेंट्स से इनको सपोर्ट मिली तब ये जाकर यहाँ तक पहुंची। वैसे ही सलीका के पापा ने अगर सपोर्ट ना किया था, अगर उसने दंगल वाला रिंग में लड़ना ना सिखाया था, तो सलीका यहाँ तक कहाँ तक पहुंची। वैसे ही आप सब एवरी मतलब हम कहते हैं कि आज भी ऐसे कहीं ना कहीं पर है कि जहां पर लाना जरूरी है। अभी भी माइंडसेट हमारा वही 90s वाला है, वो 70s वाला है, वो नहीं हुआ। बट हाँ, डे बाय डे हम देख रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स ले रही है। अब लास्ट टाइम हमने, आई रिमेम्बर, हमने एक पॉडकास्ट किया था जो क्या बोलते हैं इसको, अपना वुमेन्स की फंड्स के ऊपर था ना, कि लड़कियों के लिए कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं पोस्ट ऑफिस में ना, जो लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं पता थी। एंड आफ्टर द पॉडकास्ट तो देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स, देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज जिनको इस चीज के बारे में पता चला कि अरे हाँ, हमारी लड़कियों के लिए तो इतनी सारी स्कीम्स आती हैं, चाहे उनकी मैरिज की हो या उनके पढ़ने के लिए हो। देयर लॉट ऑफ थिंग्स, बट जो आजकल की लड़कियों को पता ही नहीं है, बिकॉज अवेयरनेस की लैक ऑफ अवेयरनेस। उनके पास वो अवेयरनेस, अब अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट इनिशिएट करती है, स्कूल्स में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, हर सेमिनार्स किए जाते हैं, बट फिर भी वो उस चीज को नजरअंदाज करते हैं। क्यों भाई? आजकल ये चाहता है कि हर इंसान का ये मतलब है कि स्मार्ट वर्क है ना, हार्ड वर्क किसी को ना करना पड़े, कि मैं घर बैठा हूं, मुझे घर बैठे ही पैसे मिल जाएं, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल ना। जो रातों रात अमीर बने हैं वो फिर दूसरे दिन सलाखों के पीछे भी गए हैं, क्योंकि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। द डे विल डेफिनेटली कम कि जब आपका बुरा काम लोगों की नजरों के सामने आएगा। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, चोरी, झूठ, मोहब्बत ये कभी नहीं छुपती। द डे विल डेफिनेटली कम कि एक दिन ये सबके सामने आ ही जाती है, ये राज खुल ही जाता है, कि पता चल ही जाता है हाँ भाई ये चीज। इसीलिए गलत काम मतलब कभी नहीं करना चाहिए। और अवेयरनेस लड़कियों के हिसाब से मतलब हर एक को चाहिए कि अपने साइड से हर एक चीज के लिए वो वुमेन्स को अवेयरनेस फैलाए, उनके हकूक के ऊपर बात करे। जहां पर आज भी अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों को अवेयरनेस की यहाँ कमी है, या इनके राइट्स के साथ कुछ ना कुछ गलत किया जा रहा है, या इनके राइट्स को पूरा नहीं किया जा रहा है, देन ये आपका फर्ज बनता है कि आप उन राइट्स को उजागर करो। अच्छा, अब बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है ना जो अपनी फील्ड में आगे जाना चाहती हैं, है ना, चाहे किसी को अगर डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को पायलट। एंड हमने देखा भी है कि आज हर एक फील्ड में हर एक लड़की है, चाहे वो किसी भी हो, चाहे वो गाड़ी चलाने से लेकर हेलीकॉप्टर चलाने तक हो, है ना, चाहे वो एक पेन से लेकर स्पेसशिप तक हो, हर जगह पर लड़की छाई हुई है, हर जगह पर एक लड़की है, और हर एक जगह पर वो रिप्रेजेंट कर रही है। चाहे वो स्कूल से एक टीचर हो या पार्लियामेंट में खड़ी एक सांसद हो, तो हर जगह पर लड़की ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। हर एक फील्ड में, हर एक लाइन में जाकर उसने अपना एक झंडा गाड़ा है। बट अगर हम बात करें हमारे कश्मीर में, देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स जो टैलेंट है, जिनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है आगे जाने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं। अगर कहीं पर उनको फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है, मतलब उनके वो कंडीशंस जो होती हैं उनके ऊपर भी उनको लाया जाता है, बट स्टिल उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। उस चीज के बारे में आपका क्या विचार है? कोई भी बता दो। देखिए, पहले तो मैं बोलूँगी जो हमारे अर्बन एरियाज है वहाँ पे आपको बेसिक फैसिलिटीज, कोचिंग वगैरह, स्कूल वगैरह, गाइडेंस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। बट जो हमारे रिमोट एरियाज है ना, वहाँ पर अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। वहाँ पे तो उनको पहले बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिल रहा। वहाँ पे आप देखेंगे मिडिल स्कूल तक वहाँ पे स्कूल्स होते हैं, उसके बाद जो हाई स्कूल्स होते हैं, हायर सेकेंडरीज, वो इतने दूर होते हैं, 2-3 किलोमीटर्स या फिर 10-12 किलोमीटर्स दूर होते हैं, जहाँ पे उनको चल के जाना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वहाँ नहीं होती है, वो चल के जाना पड़ता है। तो उस सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से जो लड़कियां हैं वो स्कूल ही नहीं जाती हैं। वो अपना, उनके अंदर टैलेंट तो होता है, आप देखिए उनकी जो एजुकेशन होती है, लाइक फ्रॉम 8th क्लास तक ही आप देखिए उनकी वो स्कूलिंग कैसी हुई होती है। तो वो अगर हम देखेंगे रिमोट एरियाज में अगर डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि पानी है, रोड है, बाकी हेल्थ सेंटर्स हैं,
वो अगर वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी तो रिमोट एरिया से भी हमें जो है काफ़ी लड़कियाँ जो है हमें टैलेंटेड मिल सकती हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरह से contribute कर सकती हैं। इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और भी तो सोसाइटी। डेवलपमेंट मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन फैक्टर है जो रिमोट एरियाज में जो इफेक्ट करता है गर्ल्स एजुकेशन। आप में से कोई और? सर बताना चाहेंगे कि जो अभी बात हो रही थी कि पेरेंट सपोर्ट के बारे में, तो खाली पेरेंट का सपोर्ट होना काफ़ी नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। क्यों? क्योंकि अगर पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना, बेसिक एजुकेशन उनको दिलाना या हायर एजुकेशन, उसके लिए खाली उनका सपोर्ट ही काफ़ी नहीं है। मतलब उनको मतलब उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर होना है कि हमें शायद कर्जा लेना है, बेटी को पढ़ाना है। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना वो होना चाहिए, वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए पेरेंट्स की भी, कि वो उनको कोई दिक्कत ना आए बच्चे को पढ़ाने के लिए। और जहाँ तक बात है कि रिमोट एरियाज़ में ये फैसिलिटीज़ इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम ये भी बोल सकते हैं कि सोसाइटी भी उसमें एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए सोसाइटी को भी, और जो गवर्नमेंट है उनको भी ये स्टेप उठाना चाहिए। घर घर जाके जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स रहते हैं वो कराने चाहिए, और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करना चाहिए, प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होने चाहिए इन बच्चों के लिए जो फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, ताकि वो अपने जो आप अभी बता रहे थे कि टैलेंटेड पर्सन्स आजकल जो भी देखा जाए तो वो फार फ्लंग एरिया से ही ज़्यादातर आते बिल्कुल, बच्चे। बिल्कुल। लेकिन उनमें वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करें हम या प्लेटफॉर्म की बात करें हम, तो मसला ये है कि सरकार के साथ साथ सोसाइटी का भी एक रोल रहता है कि बहुत बड़ा। वो अदा करे इस पे। वो मतलब जिन बच्चों को लगता है कि नहीं ये मतलब पढ़ने में अच्छे हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो उनको उस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि हम इसको सपोर्ट करें फाइनेंशियली, और प्लस जो एक सोसाइटी का एक सपोर्ट रहता है कि नहीं बेटा आप करो, हम आपके साथ हैं। इमोशनल दोनों सपोर्ट वो भी इमोशनल है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और एक चीज़ जो है ना, मतलब अगर फैसिलिटीज़ कहीं पर हैं भी, बट उनको वो फैमिली का अगेन वो सपोर्ट नहीं है। उनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि ये लड़की है, इसको घर जाके फिर शादी करके जाना है, इसको फिर वहाँ पे चूल्हा चौकी करनी है, किचन संभालना है, घर संभालना है, तो ये पढ़ लिख के क्या करेगी, इसको हम स्कूल भेजेंगे तो ये क्या करेगी, बेटे को पढ़ाएंगे वो तो है ना बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है बेटे को, और बेटी को वो पराया वो माल समझा जाता है ना, सीधे पराया माल ही समझा जाता है लड़कियों को घर पराया धन। हाँ, पराया धन। तो उस वजह से उनकी अपब्रिंगिंग में, उनकी एजुकेशन में, तो उसमें वो ज़्यादा पेरेंट्स जो है ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, उनको गांव में आप देखिए अभी भी 2-3 किलोमीटर दूर पानी सर पे उठा के लाना पड़ता है, टैप वाटर है ही नहीं, है ना। और जंगल से लकड़ियां लानी पड़ती हैं बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकते सिलेंडर्स वगैरह, है ना। तो लकड़ी लाना, वो उससे उस पे वो खाना पकाना, उसके लिए उनको जंगल भी जाना है, उनको जानवर भी देखने, वो भी रखे घर पे, वो भी देखने हैं, पानी भी लाना है। तो इस बीच वो लड़की को उसी कामों में जो अपनी बेटियों को उलझा के रखते हैं, बिजी रखते हैं, कि वो फिर वो खुद भी फिर वो एक साइड पे होती है, वो खुद भी उसके अंदर से वो एक पढ़ाई का वो एक शौक होता है ना, वो खत्म हो जाता है। उसका माइंडसेट चेंज होता ऐसे ही है। बन जाता है कि हाँ उसको कल कुछ बड़ी होगी, शादी करनी है, वहाँ पे भी यही सब करना है, तो सेम वहाँ पे भी यही सब अब मुझे करना क्या ही करना है पढ़ जी, के। बिल्कुल। और किसी के कोई विचार? तो चलिए लेट्स कंक्लूड। आपकी तरफ से एक छोटी छोटी मैसेज सबकी तरफ से आप अपने अपनी साइड से बताएं, क्या रहेगी आजकल की यूथ के लिए या आजकल की गर्ल्स के लिए। स्टार्ट फ्रॉम सलीका तारिक से एक शॉर्ट मैसेज, एक सिंपल मैसेज क्या देना चाहेंगी आज आप यूथ के लिए या हमारी गर्ल्स के लिए? मैं एक सिंपल सा मैसेज दूंगी सभी लड़कियों को, दैट नेवर अंडर एस्टिमेट योर पोटेंशियल, यू कैन डू अ लॉट बेटर देन यू थिंक। आपको सोसाइटी टॉन्ट्स करेगी, कोई कुछ भी बोलेगा, जस्ट इग्नोर दैट फैक्ट एंड मूव फॉरवर्ड। जितना आप आगे चलोगे, जैसे जैसे आप कामयाबी हासिल करोगे, सभी आपके गीत गाएंगे। दैट्स इट। रेहाना जी। सीरत, सॉरी मैं नाम भूल। It's okay. So the message for today's youth from my side is कि किसी सोसाइटी की किसी भी लोग किसी भी चीज़ की मत सुनो। तो कुछ भी कहेंगे, डोंट लिसन टू देम, जस्ट इग्नोर देम और अपनी राह चुनो। जैसा आपको लगता है कि माय पेरेंट्स आर सपोर्टिंग मी, इस चीज़ में मेरी इज्जत है, अपने सपनों को चुनो। आगे आपका आसमान खुला है, द स्काई इज वेटिंग फॉर यू। बस देर इस बात की आपको चुनना है खुद को कि नहीं मैं कर सकता हूँ, एंड आई विल डू इट, एंड देन लेट पीपल सी कि आपने उनको कर दिखाया। रेहाना जी।
मेरी यही लास्ट पे मैसेज रहेगी कि जो लड़कियों को यानी कि डिमोटिवेट किया जाता है सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो मैं उन लड़कियों के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ, कभी भी मत गिरो। यानी कि अगर आप किसी चीज़ के लिए निकले हो, अगर आपके कदम किसी चीज़ के लिए निकले हैं, तो आप पीछे मत देखो, आगे चलो। एक शायर, मतलब खूब एक शायर है, वो बोलता है कि परों को खोल आसमान उड़ान देता है, परों को खोल आसमान उड़ान देता है, ज़मीन पे देख के क्या आसमान देख रही हो। इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि सारी बातों को इग्नोर करो। जो कुछ भी बोले, सोसाइटी कुछ बोले, वो उनका काम है ना डिमोटिवेट करना, इसलिए खुद को मजबूत बनाओ और आगे बढ़ो। रिबू जी। तो हमारी सबकी एक यही मैसेज रहेगी कि आपके सामने आसमान पड़ा है, अपने जो पर है फैलाओ, उड़ना चाहो तो उड़ सकते हो, बस किसी की मत सुनो, डिमोटिवेट मत हो जाओ। किसी ने सही कहा है कि उस कौम वो कौम जो कौम है वो शान की हकदार नहीं है, कौम वो शान की हकदार नहीं है जिस कौम की जो बेटियां है वो बेदार ना हो। यानी कि जिस कौम की बेटियां अवेयर ना हो, एम्पावर्ड ना हो, तो वो किसी शान की हकदार नहीं है। इसीलिए बेटियों को आगे बढ़ने दीजिए, उनको कभी मत रोकिए। हाँ, उनको मत रोकिए, डिमोटिवेट मत कीजिए। आपकी बेटियां तभी आगे जा सकती हैं जब आप उनको सपोर्ट करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दीप बाजी। मेरा मैसेज भी यही रहेगा कि आप एक लड़की को अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, जो भी आपके गोल्स है उनको फॉलो करो, बट अलॉन्ग विद दैट बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। सादिया जी। मेरा भी यही मैसेज रहेगा कि मतलब एक लड़की को बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए अपनी लाइफ में, That's very अपने important. अंदर हर एक तरह का स्किल डेवलप करे और आगे बढ़ते रहे। माइमुना जी लास्ट। सो मेरा मैसेज ये रहेगा स्पेशली फॉर वुमेन कि हर बार सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। वुमेन आर नॉट बॉर्न टू सेक्रीफाइस, दे आर बॉर्न टू लिव देयर लाइफ। Obviously. है ना, जिंदगी सबको एक बार मिलती है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी भी एक ही बार आपको मिली है, उसको आप ज़ाया ना करें। कुछ आप सोसाइटी के उन नॉर्म्स को लेके या कुछ या फिर जो ऐसे सोशल स्टिग्मास हैं उनके बारे में सोच के लोग क्या कहेंगे। देखिए, 4 लोग आपके बारे में अगर बुरी बातें कर रहे हैं ना, तो 4 लोग आपके बारे में अच्छी बातें भी करते हैं। तो आप वो पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कीजिए, खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाइए। सेल्फ वर्थ अपनी पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद की इज्जत करेंगे तभी आपकी लोग इज्जत करेंगे। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो यही रहेगा मेरा मैसेज कि खुद की वर्थ लूज मत कीजिए एट एनी कॉस्ट। इट वाज, मतलब मुझे बहुत फख्र महसूस हुआ, क्योंकि आई थिंक जो मेरा टाइम आप सबके साथ गुजरा, आपकी ब्रॉड सोच के साथ गुजरा, सो इट वाज माय प्लेजर कि मैं इस टेबल के ऊपर बैठकर आप सबसे मैंने बातचीत करी। इट वाज ग्रेट। आई थिंक ये वाला पल मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये हमेशा मेरी ज़िंदगी का एक स्पेशल मोमेंट रहेगा जो हमेशा मैं संभाल के रखूँगा, बिकॉज मैंने बहुत कुछ सीखा, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं गर्ल्स को लेके आज के टाइम पे, बट अगर हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, बट इम्प्लीमेंट बहुत कम करते हैं। बट आप लोगों से अपने हकूक़ जानने, आप लोगों ने खुद अपने हकूक़ के ऊपर बात की, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सोसाइटी को, हमारे पेरेंट्स को क्या रोल अदा करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप सब अपनी अपनी फील्ड्स में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड हमारी तरफ से आपको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही पॉजिटिविटी फैलाते रहें और मतलब जनरेशन्स को आप इंस्पायर करके जाएं, नॉट के चंद लड़कियां या चंद लड़कों को, बल्कि जनरेशन्स आपसे इंस्पायर होती रहें और आप आगे बढ़ते रहें, सोसाइटी में इस तरह पॉजिटिविटी फैलाते रहें। और जितने भी हमारे व्यूवर्स आज का ये ग्रुप डिस्कशन देख रहे थे, दैट्स ऑल अबाउट कि आजकल की औरत सिर्फ एक औरत नहीं है, वो एक मिसाल है। वो हर एक फील्ड में आप उसको देखोगे, वो हर एक फील्ड में आगे है। क्लास में एक चौक से लेकर पार्लियामेंट की सांसद तक वो खड़ी है, वो आवाज़ भी उठाती है, वो बात भी करती है, वो खुद को प्रूव भी करके दिखाती है, क्योंकि वो एक औरत है। वो कभी घबराती नहीं, वो डरती नहीं, वो हमेशा कष्ट उठाती है, वो हमेशा जिम्मेदारियों का बोझ अपने कांधे पे उठा के चलती है, अपने बच्चे को सीने से लगाकर वो हमेशा उसे प्यार करती है। एक घर की इज्जत को छोड़कर दूसरे घर की इज्जत को वो बनाती है, अपने माँ बाप को छोड़कर किसी और के माँ बाप को अपना माँ बाप बनाती है। वो एक बेटी है, वो एक बहू है, वो एक बीवी है, वो एक माँ है। उनकी इज्जत करना हमारा एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि हमारा एक धर्म है, जो हमेशा
उन्हें हम दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए, वो है उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट। हम सबको उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और उनके हकूक़ को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। तो देखते रहिए रेडियो कुफवारा 89.6 FM, आवाज़-ए-खल्क।